हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 11th रसायन विज्ञान के चैप्टर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 8 जो कार्बनिक रसायन है उसमें पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने पीछे की क्लास के अंदर कुछ बातें की है। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने जो हाइड्रोकार्बन है उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण था वो मुख्य रूप से दो प्रकार से बताया था, एक तो अचक्रिय और दूसरा चक्रीय। अचक्रिय के अंदर हमने बात कर ली थी। हमारा लास्ट का पॉइंट बचा हुआ था जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे उसको अपन ने दो भागों के अंदर विभाजित किया था। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे उसको अपन ने दो भागों में किया था। एक का नाम का रखा अपन ने हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड जो वर्गीकरण था वह था हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो हमारा आज का जो मुख्य पॉइंट है वो यही रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा उसके बारे में करेंगे, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होते हैं? व्युत्पन्न का मतलब ये हो गया बच्चों कि जैसे हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, क्या है? हाइड्रोकार्बन है, और उस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो श्रृंखला रहती है, वो जो यौगिक रहता है, उसको हम नाम दे देते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन का क्या है? व्युत्पन्न है। उसमें से हम एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरा ग्रुप लगा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाता है। उसमें कोई अलग से क्रियात्मक समूह आकर जुड़ जाता है। कहने का मतलब यही होता है कि कार्बन से हाइड्रोजन को अलग करना और वहां पर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो जाना, तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो नोट करते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, और उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव के अंदर ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रो कार्बन के व्युत्पन्न। मैंने ये कहा कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या कहा है? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में हमने ये समझा था, जैसे मैं यहां पर लिखूं, ये एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH3, तो इसको देखकर हम क्या नजर आ रहे हैं कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही है। क्या है? हाइड्रोजन एंड कार्बन ही है। तो ये वाला जो यौगिक होता है इसको तो हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। बट यहां पर हमने मान लो इसकी जो रिएक्शन है वो एक्स के साथ में करवा दी। हमने इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ करवा दी? हेलोजन के साथ करवा दी, या फिर कोई विषम परमाणु के साथ में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। तो यहां से ये होगा कि इस प्रकार से हमको कोई कंपाउंड नजर आएगा, यौगिक नजर आएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? देखो यहां पर क्या थे? 3 हाइड्रोजन थे। कितने हाइड्रोजन थे? 3 हाइड्रोजन थे। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन रहे? 2 हाइड्रोजन रहे। यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह एक अलग ग्रुप आकर ऐड हो गया, ये वाला ग्रुप है वो अलग हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी नोट कर लेते हैं। वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें वे हाइड्रोकार्बन
जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं किसी विषम परमाणु के द्वारा। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी विषम परमाणु या क्रियात्मक समूह द्वारा, या तो क्या हो जाएगा, कोई विषम परमाणु आ जाएगा, या क्या हो जाएगा, कोई क्रियात्मक समूह हो जाएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी विषम परमाणु क्रियात्मक समूह द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये बात हो गई हाइड्रोकार्बन की। इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह हो सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है। अब बात होती है हाइड्रोकार्बन की। तो हमने क्या समझा था, कल ही समझा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार की बात की थी, वह 2 प्रकार क्या थे, एक तो था संतृप्त, सेकंड था असंतृप्त। तो यहां पर जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनेंगे वो भी कितने प्रकार के बन सकते हैं, 2 प्रकार के ही बन सकते हैं। अपन मुख्य रूप से इनको भी कितनी कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा संतृप्त, दूसरा हो जाएगा असंतृप्त। तो हम यहाँ पर ये भी लाइन लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के एक तो क्या हो गया संतृप्त, दूसरा क्या हो गया असंतृप्त। सेकंड क्या हो गया असंतृप्त। अब देखो इधर फिर से समझाते हैं। मैंने यहां पर लिखा ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, लिख दिया। ये मेरा एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोकार्बन का है। ये वाला जो एग्जाम्पल्स है ये किसका है, हाइड्रोकार्बन का है। अब हमने इसकी अभिक्रिया है वो मान लो किसी दूसरे हेलोजन के साथ में करवा दी। किसके साथ में करवा दी, मान लो मैंने हेलोजन के साथ में करवा दी, प्रकाश की उपस्थिति में करवा दी। तो यहां से होगा क्या, इस प्रकार से मेरे को यौगिक मिलेगा। अब ये यौगिक जो मिल रहा है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर जो 4 नंबर का जो हाइड्रोजन था उसकी जगह अब क्या आ गया, हेलोजन आ गया। क्या आ गया, हेलोजन आ गया। इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होते हैं जिसमें कोई विषम परमाणु आ जाए या फिर कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, तो वह यौगिक क्या कहलाते हैं मेरे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं।
तो ये वाला जो यौगिक होगा ये क्या कहलाएगा, अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, सेकेंड एग्जाम्पल ये लिखा, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिख दिया यहां पर CH3 CH2 Cl। तो यहां पर हम क्या नजर आ रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन तो है ही, बट यहां पर क्लोरीन आ गया, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन के क्या हो गए, व्युत्पन्न हो गए। यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल इस प्रकार से लिखा मैंने CH3 CH2 OH। तो इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं कि यह इस प्रकार से कोई रिएक्शन हुई होगी जिसमें यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ गया। ये जो OH ग्रुप है ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हो गया। मैंने और एग्जाम्पल लिखा, मान लो ये एग्जाम्पल है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। इसमें भी हाइड्रोजन हट रहा है और यहां पर NH2 ग्रुप पे जुड़ रहा है। मैंने यहां पर ये लिखा, ये भी क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड का व्युत्पन्न है। यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड का व्युत्पन्न नहीं, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हेलाइड हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया। ऐसे अपने को ध्यान रखना है कि जहां पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा हो जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। और यदि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विषम परमाणु या क्रियात्मक समूह नहीं है तो वो हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही। अब यहां पर हमने कहा ये संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं, तो हम देख रहे हैं ये तो सारे संतृप्त के नजर आ रहे हैं, बट यहां पर मैंने इस प्रकार से मान लो एग्जाम्पल लिखा, तो ये भी क्या है, असंतृप्त है और हाइड्रोकार्बन का क्या है, व्युत्पन्न है। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। मैंने ये लिखा एग्जाम्पल, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। बट ये वाली जो कैटेगरी है ये किस में आ जाती है, असंतृप्त के अंदर, और ये वाली जो कैटेगरी है ये किसके अंदर आ जाती है, संतृप्त के अंदर। परिभाषाएं हमने कल देख ली थी असंतृप्त और संतृप्त की। संतृप्त के अंदर मैंने कहा था कि जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो हम देखते हैं कि इन चारों एग्जाम्पल्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड देखने को नजर आ रहा है। इन चारों की बात करें तो यहां पर कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड है, और जहां पर कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड होता है वहां पर जो यौगिक होता है वो संतृप्त कहलाता है। कैसा कहलाता है, संतृप्त कहलाता है। और यहां पर कौन सी कैटेगरी के अंदर जा रहा है, वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पर। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न समझ में आ गया कि वहां पर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन है वो हो रहा है। असंतृप्त में मैंने ये कहा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं, और हो सकता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, यानी कि एल्कीन की श्रेणी एंड एल्काइन की श्रेणी। यदि एल्केन होगा, ध्यान से सुनना, यदि एल्केन होगा तब तो वह श्रेणी होगी हमारी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। बट वही बात हम किसकी करें, एल्कीन की एंड एल्काइन की करेंगे, तो वह श्रेणी किसके अंदर जाएगी, हमारी असंतृप्त के अंदर जाएगी। तो यहां पर ये वाले जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें हमको क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा वह असंतृप्त कहलाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हो गए, मेरे असंतृप्त के हो गए। तो यहां से लिख सकते हैं ये तो किसके हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, और ये चारों ये एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न।
ये किसके हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, और ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। इस प्रकार से हमारा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीट होता है। जो मुख्य रूप से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे थे अचक्रीय के अंदर, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो चक्रीय यौगिक होते हैं। कल बात की थी हमने चक्रीय और अचक्रीय का। अचक्रीय का जो टॉपिक है वो यहां जाकर हमारा फिनिश होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पर आकर। अब हम बात करने वाले हैं चक्रीय यौगिक की। तो चक्रीय यौगिक में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जहां पर साइकिल का निर्माण हो। आइए बात करते हैं डिटेल से। संवृत या फिर चक्रीय यौगिक। अचक्रीय की बात हो गई। अचक्रीय के बाद में बात करते हैं हम सेकेंड जो टॉपिक था हमारा वर्गीकरण का हाइड्रोकार्बन का, वह था चक्रीय यौगिक या फिर संवृत। दोनों का अर्थ मैंने समझाया अच्छे से। संवृत का मतलब मैंने बताया है कि जहां पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, कार्बन कार्बन जुड़कर क्या करें, एक रिंग का फॉर्मेशन कर ले, यानी कि एक बंद संरचना का निर्माण कर लेते हैं, वह यौगिक संवृत यौगिक कहलाते हैं, श्रृंखला वाले। या फिर इन्हें चक्रीय यौगिक भी कह देते हैं, क्योंकि वहां पर एक साइकिल का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, चक्कर कंप्लीट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो एक वृत्ताकार रूप में हो, हम वहां पर एक वृत्त के रूप में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इस प्रकार से एक बंद संरचना की बात कर रहे हैं जहां से संरचना खुली नजर नहीं आ रही हो। तो हमारा दूसरा जो वर्गीकरण है वह क्या है, चक्रीय या फिर संवृत संरचना यौगिक, श्रृंखला यौगिक। तो यहां पर नोट कीजिए, सेकेंड है चक्रीय अथवा वलय नाम भी दे सकते हैं। वलय यौगिक। अब ये नाम क्यों दिया हमने, क्योंकि यहां पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के साथ में जुड़कर एक वलय का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए इनको चक्रीय कहते हैं। सेकेंड, इसका सेकेंड नाम हम इसको संवृत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संवृत भी कह देते हैं, या लगाकर हम लिख सकते हैं संवृत यौगिक। संवृत यौगिक। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, यदि कार्बन कार्बन जुड़कर बनेंगे तो हम उसको कार्बोचक्रीय यौगिक कह देंगे। क्या कह देंगे, कार्बोचक्रीय यौगिक कह देंगे। हो सकता है जब हम वलय का निर्माण कर रहे हो तो उसमें कोई विषम परमाणु भी आ जाए तो हम उसको वहां पर विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। तो ये जो चक्रीय यौगिक है इसको भी हम कितनी कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे, दो के अंदर पढ़ेंगे, सम चक्रीय एंड विषम चक्रीय। जो सम चक्रीय और विषम चक्रीय हैं उसकी चर्चा करने से पहले इसकी जो परिभाषा है वो लिख लेते हैं। क्या लिखोगे, वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जो एक वलय का निर्माण करते हैं, जो एक दूसरे के साथ आबंध बनाकर
बनाकर एक वलय का निर्माण करते हैं। एक वलय का निर्माण करते हैं। वलय का निर्माण करते हैं, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, यानी कि इसमें कार्बन मान लो ऐसे जुड़ेंगे, जैसे मैंने यहां कहा ये कार्बन है, CH2 कार्बन। अब इसके साथ में यहां दूसरा कार्बन जुड़ गया, इसके साथ में यहां दूसरा कार्बन जुड़ गया, और ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया। तो यहां पर क्या नजर आ रहा है कि यहां पर एक चक्र का निर्माण हो रहा है। ये एक बंद श्रृंखला निर्माण हो रहा है, जिसको हम इस प्रकार से लिखते थे, याद है कि यहां पर कार्बन था, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, ये देखो। तो बिल्कुल से ये बंद संरचना बन रही है। ये इसी का रूप है। कौन सी संरचना है? ये आबंध रेखा वाली संरचना है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर एक बंद श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, चक्कर बन रहा है, इसीलिए इस यौगिक को चक्रीय कहते हैं। एक संवृत्त बन रहा है, यानी कि यहां से चलकर हम यहां तक आ रहे हैं, तो एक साइकिल हमारा जो पेडल कंप्लीट होता है उस रूप में कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए इसको संवृत्त यौगिक भी कहते हैं। मान लो सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल्स हो। मैंने यहां पर लिखा CH2, सेकेंड मैंने लिखा यहां पर CH2, देन ये भी क्या है? चक्रीय यौगिक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड की बात करें, देखो क्या है? चक्रीय यौगिक है। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? चक्रीय यौगिक। मैंने यहां पर यह संरचना बनाई, ये भी क्या है? चक्रीय यौगिक है। ये भी क्या है? मेरा चक्रीय यौगिक है। तो इन श्रृंखलाओं को हम दो प्रकार से, अब मान लो इस प्रकार से, इनमें सब में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। यदि मान लो इस प्रकार से कोई संरचना हो, अब ये क्या है? तो हमको पता है यहां पर ये ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां कार्बन है दोनों साइड, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये है तो एक बंद श्रृंखला, तो ये आएगी तो किस में? चक्रीय के अंदर ही आएगी। आएगी तो ये किस में? चक्रीय के अंदर ही आएगी। देखिए इधर मैंने यहां पर ये संरचना लिखी, तो ये है क्या? चक्रीय संरचना ही तो है। ये है क्या? चक्रीय संरचना ही है। डबल बॉन्ड आया है वो अलग बात है, लेकिन आएगी तो ये चक्रीय वलय के अंदर, संवृत्त के अंदर ही। तो यहां पर ये संरचनाएं क्या बन रही है? अलग अलग बन रही है। जिसके अंदर क्या हो? कार्बन ही हो। जिसके अंदर क्या हो? कोई विषम परमाणु हो। जिसके अंदर क्या हो? डबल बॉन्ड हो। यानी कि किसी में डबल बॉन्ड आ रहा है, किसी में विषम परमाणु आ रहा है, किसी में विषम परमाणु के साथ में डबल बॉन्ड आ रहा है, किसी में कार्बन आ रहा है, और किसी में हो सकता है कार्बन के साथ इस प्रकार से डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। तो इसमें कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आया है, तो है तो ये सभी कैसी? चक्रीय। बट इनको हम क्या कर सकते हैं? समझने के लिए आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? कार्बन हो। क्या हो? कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, उसको हम समचक्रीय यौगिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उनको समचक्रीय यौगिक कह सकते हैं। और मान लो कोई में विषम परमाणु आ जाए, कार्बन की जगह क्या आ जाए? कोई विषम परमाणु आ जाए, तो वह हमारा यौगिक क्या कहलाएगा? विषम चक्रीय यौगिक कहलाएगा।
तो मुख्य रूप से हम इसको दो भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह दो भाग क्या हो सकते हैं? तो मैंने कहा एक मेरा हो सकता है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ही हो, जिसके अंदर क्या हो? कार्बन हाइड्रोजन ही हो, तो उसको मैंने कह दिया समचक्रीय। क्या कह दिया मैंने? समचक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय यौगिकों में क्या होगा? कार्बन ही होगा। एक हो सकता है कोई विषम परमाणु आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा? विषम चक्रीय यौगिक। तो यहां पर मैंने कह दिया ये क्या हो जाएगा मेरा? विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय यौगिक की परिभाषाएं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। वे चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? समचक्रीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे? समचक्रीय कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। तो इनमें से मैं ये कह दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? समचक्रीय है। क्यों है समचक्रीय? क्योंकि इसमें भी देखो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, बट यहां पर ऑक्सीजन है, तो ये समचक्रीय नहीं है। इसमें भी सारे के सारे क्या है? कार्बन ही है। तो हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि ये मेरा एग्जाम्पल किसका है? समचक्रीय का। ये भी मेरा एग्जाम्पल किसका है? समचक्रीय का। ये भी मेरा एग्जाम्पल किसका है? समचक्रीय का। ये भी मेरा एग्जाम्पल किसका है? समचक्रीय का। अब इनमें क्या नजर आ रहा है? एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने यहां पर। इस प्रकार मैंने एग्जाम्पल्स लिखे। तो समचक्रीय यौगिक का मतलब तो समझ में आ गया, सबके अंदर कार्बन परमाणु ही उपस्थित है। बट इन संरचनाओं को एग्जाम्पल्स में देखा, कोई अन्य हमारे पास में ऑप्शन नहीं है डिवाइड करने का, तब तो मेरा रहेगा समचक्रीय ही रहेगा। कैसा रहेगा? समचक्रीय ही रहेगा। बट अब हम इसको और सरल करना चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं इनको फिर से मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, वर्गीकरण कर दूं। क्या हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं क्या? तो हमारा जवाब आता है कि हमको संरचना को देखना होगा। तो हम संरचना को देखते हैं। इन तीनों के अंदर देखा जाए तो कार्बन कार्बन क्या आ रहे हैं? एकल बॉन्ड आ रहा है। इनके अंदर क्या आ रहा है? एकल बॉन्ड आ रहा है। और यहां पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और इसमें भी क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमारा जवाब रहता है कि हम इसको पुनः दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो समचक्रीय यौगिक है,
इसको हम पुनः दो भागों के अंदर क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। किस प्रकार हम इसको विभाजित कर सकते हैं, एक के अंदर सारे के सारे एकल बॉन्ड है, जहां पर कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड आता है, अभी हमने चर्चा की, वह एल्केन होता है, वह एल्केन होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ये किसके हो गए, चक्रीय एल्केन के हो गए। चक्रीय शब्द आता है उसके लिए वहां पर साइक्लो वर्ड काम में आ जाता है। कौन सा वर्ड काम आता है, साइक्लो वर्ड काम आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, साइक्लो एल्केन की श्रेणी में आ गए। ये क्या है, एल्कीन है, तो ये क्या आ जाएगा, साइक्लो एल्कीन। तो कहने का मतलब दो भाग के अंदर हम समचक्रीय यौगिक को विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सा है, संतृप्त एंड असंतृप्त। उससे जाने से पहले मैंने देखा कि यहां पर एक अलग का कंपाउंड और बना हुआ है, अलग यहां पर फॉर्मूला सूत्र है वो अलग है। यहां पर हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है, वो रोटेशन के अंदर दे रखा है, बंद संरचना भी है। यहां पर बंद संरचना, यहां पर सिर्फ एक जगह ही बॉन्ड आया हुआ है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूं कि जो समचक्रीय यौगिक है, इसको मुख्य रूप से मैं कितने भागों के अंदर विभाजित कर सकता हूं, तो मेरा जवाब आता है 2 टाइप से कर सकता हूं। वो 2 टाइप ये हो सकता है कि मेरा एक तो ये वाली जो कंपाउंड है, ये वाले कंपाउंड, इनको तो हम कल पढ़कर आए हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है ये, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक वाले जो कंपाउंड थे उस श्रेणी में आते हैं, तो इनको तो नाम दिया जाता है एलिसाइक्लिक। एक मिनट, तो यहां पर मैंने कह दिया ये तो क्या है, एलिसाइक्लिक। ये एग्जाम्पल्स तो किसके हो गए, एलिसाइक्लिक के हो गए। और ये वाले जो एग्जाम्पल्स है, ये किसका हो गया, एरोमेटिक का हो गया। एरोमेटिक यौगिक होते हैं उसका हो गया। तो कहने का मतलब जो समचक्रीय यौगिक है उसको हम 2 भाग के अंदर विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया एलिसाइक्लिक, सेकंड हो गया एरोमेटिक। अब फिर से एलिसाइक्लिक की बात करें तो इसको हम 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकता है, संतृप्त हो सकता है एंड असंतृप्त हो सकता है। ये बातें हम वर्गीकरण में जान चुके हैं पहले ही। तो मैंने यहां पर कहा जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड पाया जाता है। वहां डबल बॉन्ड का रोटेशन नहीं होता है, और ऐसी संरचना जिसमें डबल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है एरोमेटिक कहलाती है। इसके लिए अलग कंडीशन और होती है, 3 कंडीशन। एरोमेटिक को जब पढ़ेंगे इसके वर्गीकरण में डिटेल से वही बात कर लेंगे। तो मैंने यहां कह दिया कि जो समचक्रीय यौगिक होते हैं उसके अंदर कार्बन परमाणु ही उपस्थित होते हैं, हो गई बात। और यहां पर इसमें जब अपन ने एग्जाम्पल्स लिखे तो मैंने यहां कहा एली जो चक्रीय यौगिक होते हैं इसको समचक्रीय यौगिक को 2 भाग के अंदर विभाजित किया जा सकता है। 2 भाग हो गए, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों की। किसकी बात करते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिकों की। तो हम बात कर रहे हैं एलिसाइक्लिक की। चक्रीय यौगिक के अंदर अपने समचक्रीय के अंदर देख लिया एलिसाइक्लिक। अब जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं। तो पहला पॉइंट हम ये लिख दें कि जो एलिसाइक्लिक है
वो कैसे हैं? चक्रीय यौगिक है। कैसे हैं? चक्रीय यौगिक होते हैं। चक्रीय यौगिक होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं, अभी हमने क्या देखा, उसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा था, सिंगल बॉन्ड भी आ रहा था। तो इनके जो गुण होते हैं वो होते किससे मिलते जुलते हैं? जो विवृत श्रृंखला वाले थे, यानी कि जो खुली संरचना वाले यौगिक थे उनके समान लगभग मिलते हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट एलिसाइक्लिक के अंदर ये ऐड कर सकते हैं, इनके गुण किससे मिलते हैं? विवृत श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलते हैं। इनके गुण विवृत श्रृंखला वाले यौगिकों के समान होते हैं। यौगिकों के समान होते हैं। अब एक बात और हमने समझी कि इनमें किसी में संरचना में एकल बॉन्ड पाया जा रहा है, कार्बन कार्बन, किसी में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो हम जो एलिसाइक्लिक है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में? 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। इन्हें हम थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये लिख सकते हैं, इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो भाग कौन कौन से हो गए? तो हमने अभी चर्चा की है, एक तो क्या हो गया हमारा एल्केन वाला, एक क्या हो गया एल्किन एंड एल्काइन वाला। तो एल्केन कौन सी श्रेणी में आता है? याद करो, तो हमारा जवाब आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले में। तो हमने ये कहा एक तो क्या हो गया इसमें संतृप्त साइक्लो एल्केन, क्या हो गया संतृप्त वाला, संतृप्त साइक्लो एल्केन, और एक क्या हो गया असंतृप्त हो गया। इसके दोनों भागों की चर्चा होगी, संतृप्त हो गया एंड असंतृप्त हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें तो मैंने यहां कहा कि देखो संतृप्त के एग्जाम्पल लिखते हैं। किसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं? संतृप्त के एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहां पर कार्बन कार्बन क्या आना चाहिए संतृप्त में? जब भी संतृप्त का नाम आ जाए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हमारा जवाब होता है आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? संतृप्त साइक्लो एल्केन। यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, ये लो, इसमें कितने कार्बन है? तो हमारा जवाब रहता है 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो यहां पर साइक्लिक संरचना बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, 2 कार्बन से नहीं मिलता। तो नोट लगाकर ये बात अपने दिमाग में याद रखिए कि साइक्लिक कंपाउंड बनेगा तो उसके लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होगी। तो यहां पर इसका नाम देखना चाहिए तो साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। 3 के लिए प्रोप आता है तो साइक्लो प्रोपेन, यहां पर साइक्लो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर कहा, ये एग्जांपल्स देखिए, इसमें कितने कार्बन आए हैं? 5 कार्बन आए।
सभी के अंदर कैसे हैं, प्रत्येक कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो गए, संतृप्त साइक्लोएल्केन के। किसके हो गए, संतृप्त के हो गए। इसके बाद में असंतृप्त के लिखना चाहें तो हमें पता है असंतृप्त के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये लो। यहां पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। इसमें डबल बॉन्ड आ गए। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, साइक्लोएल्केन के हो गए। लेकिन इनमें देखते ही पता चल जाना चाहिए ये तो किसके हैं, चक्रीय यौगिकों के अंदर है। किसके अंदर है, चक्रीय यौगिकों के अंदर है, अचक्रीय यौगिकों के अंदर नहीं है। अचक्रीय यौगिकों के अंदर भी हमने संतृप्त और असंतृप्त दोनों पढ़े थे, बट वहां पर खुली संरचना थी, यहां पर बंद संरचना के अंदर है। हो गई ये बात एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। इसके बाद में हमने अभी अभी चर्चा की है कि जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एलिसाइक्लिक सेकंड था एरोमेटिक यौगिक। सेकंड कौन सा था मेरा, एरोमेटिक यौगिक था। आइए चर्चा करते हैं एरोमेटिक के ऊपर। एरोमेटिक के अंदर एक दो कंडीशन और लगती है। तो हमने चक्रीय जो यौगिक है उसमें दो प्रकार के पढ़े हैं। एक का अपन ने पढ़ा है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिक होता है कौन सा, सेकेंड टाइप कौन सा बताया मैंने, एरोमेटिक यौगिक। एलिफेटिक की कल बात कर ली थी, उसी प्रकार जो एरोमेटिक होते हैं यौगिक, प्राचीन समय में प्रारंभ में जब कोई विशेष टेक्निक नहीं थी तो उस समय में यह कहा जाता था कि वे यौगिक जिनमें विशेष गंध युक्त होते हैं, यानी कि विशेष गंध पाई जाती है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं मेरे, एरोमेटिक कहलाते हैं। जो स्क्रीन पर आपको हेडिंग दिख रही है, चक्रीय जो यौगिक होते हैं समचक्रीय यौगिक एरोमेटिक, उनके लिए एरोमेटिक शब्द के लिए ये कहा गया था कि जिनके अंदर विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गंध पाई जाती है, वह यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक जो शब्द होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना होता है। ग्रीक भाषा का एरोमा जो वर्ड होता है उससे बना है, और एरोमा जो वर्ड होता है उसका शाब्दिक अर्थ सुगंध होता है। क्या होता है बच्चों, उस एरोमेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के एरोमा से बना है, और एरोमा जो शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ सुगंध होता है, स्मेल होता है। तो यही कहा गया कि जिन यौगिकों के अंदर विशेष प्रकार की गंध पाई जा रही है आप उनको क्या कह दो, एरोमेटिक कह दो। तो प्राचीन समय के अकॉर्डिंग यही बात थी, वो लिख देते हैं कि एरोमेटिक जो शब्द है प्रारंभ में विशेष गंध युक्त यौगिकों को एरोमेटिक
यौगिक कहते थे। क्या था, प्रारंभ के अंदर जो विशेष प्रकार की जहां पर गंध पाई जा रही थी, जिनके अंदर, उनको क्या कहते थे, एरोमेटिक यौगिक कहते थे। अब मैंने कहा जो एरोमेटिक शब्द है, एरोमेटिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया था। एरोमेटिक जो शब्द है ग्रीक भाषा के एरोमा से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुगंध होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुगंध होता है। इसी कारण ये कह दिया कि जिनके अंदर क्या पाई जाती है, विशेष गंध पाई जाती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कह देते हैं। बट एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की जो शर्त होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाकर जो यौगिक होता है वो एरोमेटिक कहलाता है। वो 3 बात क्या है, वो 3 शर्त क्या है, तो हम लिखते हैं एरोमेटिक यौगिक होने के लिए मुख्य शर्त। हेडिंग डालें, मुख्य शर्त क्या है एरोमेटिक के लिए, तो मैंने कहा मुख्य शर्त के अंदर सबसे पहले मेरा यौगिक कैसा होना चाहिए, तो हम देखते हैं ये किसके अंदर पढ़ते हैं, अचक्रिय में पढ़ा है या फिर चक्रीय के अंदर पढ़ा है। तो हमारा जवाब आता है ये चक्रीय के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, ये चक्रीय यौगिक के अंदर पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट अपन ये कह सकते हैं यहां से कि हमारा जो यौगिक होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, चक्रीय यौगिक होना चाहिए। तो पहली बात तो हम यही नोट कर देते हैं कि यौगिक चक्रीय होना चाहिए। यौगिक चक्रीय होना चाहिए। सेकंड मैं ये कहूं यौगिक है वो समतल संरचना में होना चाहिए। समतल का मतलब प्लेन के अंदर होना चाहिए। प्लेन का मतलब ये हो गया कि ये जो बोर्ड दिख रहा है वो एक प्लेन है। अब यदि इसके अंदर समाहित है तब तो हमारा यौगिक क्या है, प्लेन के अंदर है, समतल संरचना में। और मान लो इस प्रकार से बाहर नजर आ रहा है कोई इसके अंदर जुड़ा हुआ है परमाणु, तो वो क्या है, इस प्लेन से बाहर है, तो वो चक्रीय यौगिक तो है, लेकिन वहां पर क्या नजर आ रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं परमाणु जो जुड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप जो जुड़े हुए हैं। तो वो इसके अंदर इस प्रकार ही होना चाहिए, ना कि इस प्रकार होना चाहिए। ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ये यहां से ऐसे ही होना चाहिए। तो दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो यौगिक है वो समतलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या लिख दें, यौगिक है समतलीय होना चाहिए। एंड जो मुख्य शर्त 3 वाली है वो होती है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था, जिस रूल को हम पढ़ते हैं हक्कल का नियम। क्या पढ़ते हैं, हक्कल का नियम। तो मुख्य जो 3 नंबर की शर्त है वह है हक्कल के नियम का पालन होना चाहिए।
हैकेल के नियम का पालन हो। यदि ये तीनों शर्त मंजूर है तब तो यौगिक क्या कहलाएगा? मेरा एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। यदि ये तीनों शर्तें मंजूर है तब तो मेरा यौगिक है वह एरोमेटिक कहलाएगा, अन्यथा मेरा यौगिक है वह एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। अब यहां पर हैकेल का नियम यह कहता है कि इसके अंदर 4n + 2 पाई 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है वो होने चाहिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए बंद संरचना के अंदर। यहां पर n का मान है वो 0 से स्टार्ट हो सकता है। यदि आपकी जो रिंग है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो 0 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यदि 1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। यदि आपके पास में 3 रखते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन हो। यदि इस प्रकार से आपकी बंद संरचना के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है तब तो आपका यौगिक एरोमेटिक है, अन्यथा नहीं है। तो इन दो चीजों से तो स्पष्ट नहीं हो सकता, बट ये थर्ड वाली चीज है, जो थर्ड वाला नियम है वो नियम पालन होना जरूरी है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी बात यही है कि आपका यौगिक चक्रीय है, समतलीय है और हैकेल के नियम का पालन करता है, तब तो वह क्या है? एरोमेटिक है, अन्यथा आपका यौगिक एरोमेटिक नहीं है। अन्यथा आपका यौगिक एरोमेटिक नहीं है। अब यहां पर बात आती है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखा, ये वाला देखिए, हम देखते हैं यहां पर 2 4 6, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये संरचना भी कैसी है? समतल संरचना है। और कैसी है? बंद संरचना है। सर समतल का मतलब कैसे समझेंगे कि कार्बन का संकरण sp2 आ रहा है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो समझ जाना लगभग चांस रहता है वह समतलीय ही होगा। और कैसी है? ये चक्रीय है। यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये तीनों कंडीशन इसके अंदर क्या है? मौजूद है, तीनों का पालन कर रहा है। तो ये वाला मेरा जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। यहां पर मैंने इस प्रकार से लिखा, यहां पर हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो चक्रीय यौगिक है, पहली कंडीशन इसके अंदर लग रही है चक्रीय यौगिक है। समतलीय, मैंने कहा sp2 संकरण देख लिया, यानी कि डबल बॉन्ड आपने देख लिया कि डबल बॉन्ड सब कार्बन पर है, समतलीय। बट हम यहां पर थर्ड पॉइंट में गए हैकेल के वाले में, तो यहां पर या तो कितने होने चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या कितने होने चाहिए? 6, या कितने होने चाहिए? 14। क्या यहां पर 2 है क्या? नहीं। क्या यहां पर 6 है क्या? नहीं। 4 तो इसके ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कंपाउंड है ये मेरा एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये एरोमेटिक नहीं है। बट ये वाला जो कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? बेंजीन, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिकों की पहचान तो कर लेते हैं, बट एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं
उसको भी हम कितने भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं, 2 भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं। 2 का मतलब यह हो गया कि मान लो किसी के अंदर ये वाली संरचना पाई जा रही है तो हम उसको कहते हैं बेंजीन, तो बेंजेनोइड यौगिक कहलाते हैं। और मान लो इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती है और फिर भी वह यौगिक कैसा है, एरोमेटिक है, तो उसको हम नॉन बेंजीनोइड कह देते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, ये देखो, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं क्या ऐसी संरचना है क्या, नहीं है। यहां पर कार्बन देखें तो लगभग कार्बन कितने हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कार्बन कितने हैं, 7 है। इसमें कार्बन कितने हैं, 7 है। तो ये बेंजीन तो नहीं है, उसकी जैसी संरचना तो नहीं मिल रही। तो क्या चेक करें, सबसे पहले चेक करते हैं चक्रीय यौगिक, पूरा चक्रीय यौगिक है। समतलीय मैंने देखा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो सब कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, समतलीय भी है। थर्ड कंडीशन हक्केल के नियम पर जाता हूं, यहां पर मेरे पास में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर 2 4 6 कितनी आ रही है, 6 आ रही है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। क्या यहां पर 6 है, क्या है, इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक तो है बट ये बेंजीन जैसी संरचना नहीं है। तो इस प्रकार के जो संरचना नहीं बनाएंगे बेंजीन जैसी, तो उसको हम अलग कर देंगे, अलग नाम दे देंगे। तो हम यहां से एरोमेटिक यौगिकों को भी कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मेरे पास में यह संरचना आई, मेरे पास में यह संरचना आई और यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि बेंजीन जैसी संरचना है, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया, तो ये बेंजीनोइड यौगिकों में चला जाएगा, ये नॉन बेंजीनोइडों में चला जाएगा। तो एरोमेटिक को मुख्य रूप से हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बट एरोमेटिक के लिए ये 3 शर्तें हैं, ये याद रखनी, ये प्राचीन बात है, वो ही होगी। अब एक एग्जाम्पल्स और लिखा मैंने, देखो इधर, ये लिखा। सबसे पहले मैंने कहा जो एग्जाम्पल लिखा है वह एरोमेटिक है या नहीं। आपने कहा यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यौगिक बिल्कुल चक्रीय है, इस यौगिक को हम मिटा देते हैं एक बार। मैंने कहा ये वाला जो एग्जाम्पल्स है, यौगिक कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय यौगिक है। यौगिक समतलीय होना चाहिए, समतलीय के लिए पहचान बताई है कि कार्बन है वो डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। तो हमने देखा इस कार्बन और इस कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड है, बट ये वाला जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, कैसा है, sp3 कार्बन है, बट यहां पर तो sp2 है, ये कैसा है, sp3। तो कहने का मतलब ये वाली जो समतल संरचना होनी चाहिए ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर एक कार्बन कैसा उपस्थित हो गया, sp3 हो गया। चलो सेकेंड वाली यहां पर कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो हमने कह दिया जो कंडीशन फॉलो होती है फर्स्ट फॉलो, सेकेंड वाली कंडीशन नहीं,
और थर्ड वाली जो शर्त है वो क्या यहां पर लागू होती है, क्या हैकेल का नियम। हैकेल का नियम ये कहता है कि उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पर सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। तो कहने का मतलब तीनों कंडीशन होनी चाहिए। यही चेक नहीं करना कि डायरेक्ट गए, सबसे पहले आपने क्या कर लिया, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। कंडीशन है वही अप्लाई करो, चक्रीय होनी चाहिए, समतलीय होनी चाहिए, फिर हैकेल के नियम पर जाना है। डायरेक्ट हैकेल के नियम पर क्यों जा रहे हो, डायरेक्ट गए इधर नहीं देखा तो आपका क्वेश्चन यही गलत हो गया। तो कुछ क्या करते हैं, यौगिक दे देते हैं, उनमें से आपको पता करना होता है कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे आपके मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आया, एमसीक्यू टाइप का लाया, एमसीक्यू में ये दे दिया निम्न में से एरोमेटिक कंपाउंड है, ए के अंदर दे दिया बे, से एंड द। तो आपको वहां पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई करते हुए चेक करना है कि आपका जो यौगिक है वह एरोमेटिक है या फिर नहीं है। इसके बाद में हम इन दोनों का पढ़ते हैं वर्गीकरण, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड।